मेरे संग की औरतें चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। मृदुला गर्ग जी द्वारा यह लिखा हुआ है। इसको हम लोग पंक्तिबद्ध विधि से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कहीं से भी आपको 2 लाइन दे दिया जाए और उसकी आपको व्याख्या करने के लिए कहा जाए। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है तो आप कैसे लिखेंगे? इसीलिए पंक्तिबद्ध विधि से भी पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग पंक्तिबद्ध विधि से पढ़ेंगे। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। हर किसी की नानी होती है। तो लेखिका मृदुला गर्ग जी की भी एक नानी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं देखा था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। मतलब कि हम सब बच्चे अपनी नानी से कभी ना कभी कहानी जरूर सुने हैं, ठीक है। तो लेखिका को इस बात का दुख था कि वो अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई थी। तो वे तीनों बहन, उनकी मतलब कि यहाँ पे लेखिका यह भी बता रही है कि वह 3 बहन थी, ठीक है। तो वे तीनों बहन आपस में एक दूसरे को कहानियाँ सुना देती थी। आप में से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे? मैं बाद में उसको ओके अनु पढ़िए, जस्ट लाउड। रंजन गिव हर बुक। नहीं, जहाँ से मैंने छोड़ा लाउड पढ़। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो लेखिका की नानी के बारे में वो उन लोगों ने अपनी कहानियों में उनके बारे में सुना था, मतलब दूसरों से उन्होंने सुना था। उनके बारे में वे यही जान रही थी कि उनकी नानी, चूँकि पहले औरतों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, इस वजह से उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। पारंपरिक मतलब रूढ़िवादी जो नियम पर चलती हैं, ठीक है। और पर्दानशी मतलब कि बड़ों के आने पर जो पर्दा कर लेते हैं ससुराल में, तो वह उनकी आदत थी, वह करती थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर, मतलब कि लेखिका के नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने, वकालत की पढ़ाई आगे पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए? विदेश। और वहाँ से पढ़कर लौटे, वे विलायत से लौटे, तो वहाँ के रीति रिवाजों के साथ वे जिंदगी बसर करने लगे। और नानी के वो चूँकि विदेश से पढ़ के आए थे तो उन पर विदेशी छाप दिखने लगा, लेकिन उनकी लेखिका की नानी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इस बात को लेकर वह कभी उनके नाना जी से कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम पढ़ोगी? पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष से इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारी लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाई और बीबी के हजूर
में पेश कर दिया। अब जो नाना ने कहा अब वह भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरादर हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबारू और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न हुए। असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यहाँ पे लेखिका कहना चाह रही हैं कि जब उनकी नानी की मौत हुई उस समय उनकी नानी तब तक अपने पति से कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को मृत्यु के करीब पाया तो मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी संतान की फिक्र करता है। ठीक है, तो उनकी नानी की एक ही बेटी थी जिसके बारे में वह अत्यधिक सोच रही थी। तो अब अपने आप को जब उन्होंने मृत्यु के करीब पाया तो उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता सताने लगी, और इसी चिंता में वो जो कभी उन्होंने अपने पति से कुछ नहीं कहा था वह मुंह अपना उन्होंने खोल दिया। मुंहजोर होना मतलब कि अपनी बातों को कहने के लिए आगे आना। ठीक है, जो अब तक चुप थी वह अपनी संतान के लिए चुप नहीं रह पाई। उन्हें अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लेखिका के नाना जी से बात की और उन्हें कहा कि उन्हें उनके बचपन के मित्र और स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना है। यह बात सबको अजीब लगी क्योंकि उन्होंने आज तक किसी और मर्द से बात नहीं की थी। इवन अपने पति से भी वह कम ही बात किया करती थी। ठीक है, अचानक जब वह मृत्यु के करीब आ गई तब जाकर उनका यह कहना कि मुझे अपने मित्र से मिलना है सबको आश्चर्य में डाल गया। लेकिन लेखिका के नाना जी को लगा कि अब उनकी नानी के पास लेखिका की नानी के पास वक्त कम है। वक्त की नज़ाकत को उन्होंने समझते हुए उनके मित्र को बुलवा दिया, और जैसे ही उनके मित्र आए तो उनके सामने उन्होंने कहा, उनकी नानी ने कहा कि प्यारे शर्मा जी से उनकी नानी ने कहा कि अब उनकी बेटी के भविष्य के बारे में आप ही सोचिए, क्योंकि लेखिका के नाना जी एक तो ऊंचे ख्यालों के थे, उनको पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा लुभा रही थी, तो यहाँ पे नहीं चाहती थी उनकी नानी, लेखिका की नानी, कि उनकी बेटी अपने पिता द्वारा चुने गए वर के साथ उनका विवाह हो। ठीक है, क्योंकि वह ऊंचे ख्यालात थे उनके, और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप निम्न परिवार से हो और बहुत उच्च परिवार में चले जाओ तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और घुटन महसूस करने लगते हैं या फिर हीन भावना आ जाती है, लगता है कि हम सबसे कमजोर हैं। ठीक है, तो यह चीज़ उनकी नानी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के बीच आए, उनकी बेटी के मन में कभी यह हो कि वह अपने आप को कभी हीन या कमजोर समझे। देखो कितना चिंता कर रही है। इसी वजह से उन्होंने अपने मित्र से कहा कि इसके लिए वर आप तलाश कीजिए और अच्छी जगह इसका विवाह करवा दीजिए। तो इस बात से लगता है कि लेखिका की नानी भी रूढ़िवादी होते हुए भी उन्मुक्त विचारों वाली थी। ठीक है, जो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। ठीक है, उनकी सोच कितनी अडिग थी और कितने दूर तक वो सोच रही। वॉइस में who wants to read? Anyone? You? But loud. Okay?
मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा थैला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वंशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साबुन से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर भरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांच क्या कोई परिघटना होती। नाना की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांच उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरत नजाकत और दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुल मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर भागी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। तो उसके बाद लेखिका की नानी की मृत्यु हो गई और लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था और स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान देता था। इसी वजह से ICM के एग्ज़ाम में उसे बैठने के लिए नहीं दिया गया था, अनुमति प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निभा रहा था। ठीक है। और लेखिका चूँकि बहुत ही अच्छे घर में पली बढ़ी थी, उसके माँ बाप के घर में उसने काम काज लेखिका की माँ ने कोई काम नहीं किया था, इस वजह से नाजुक थी। उन्हें पता नहीं था कि कैसे घर के काम काजों को किया जाए। जब वह अपने ससुराल आई तो यहाँ वह अपने आप को एडजस्ट यहाँ भी उसको करना पड़ रहा था। साड़ी पहनना उसे नहीं आता था, वैसे भी किसी भी लड़की को साड़ी पहनना नहीं आता है, तो खादी की साड़ी पहनना और भी टफ होता है। ठीक है, चूँकि साड़ी मोटी होती है तो उसको पहनने में टाइम, एक तो पहनना दिक्कत होता है, ऊपर से उसको संभालना। तो लेखिका की माँ को भी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, वह रात रात भर जगकर साड़ी पहनना सीखती थी ताकि सवेरे उन पर कोई हंसे नहीं कि पता चला साड़ी पहनते गिर गई, आगे 2 कदम जाके चल गई। तो यह ना हो, इस वजह से वो रात रात भर जगकर उसका अभ्यास करती थी, पहनने की कोशिश करती थी, पहनना सीखती थी। ठीक है। और जैसा कि हर किसी का होता है, के घर में होता है, अगर मायका मजबूत हो तो ससुराल वाले कुछ कहने से पहले सोचते हैं। ठीक है। तो लेखिका की माँ की भी ऐसी
ऐसी ही हालत थी। तो चाहे ससुराल वालों को कुछ बुरा भी लग जाता था लेखिका की माँ का, लेकिन वह उनसे कह नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि लेखिका के नाना जी फिर आकर कुछ कह ना दें। ठीक है, क्योंकि वह एक तो बैरिस्टर थे, तो दबदबा काफ़ी था उनका। तो इस डर से उनकी दादी कुछ कह, लेखिका की दादी उनकी माँ को कुछ कह नहीं पाती थी। चाहे वह काम कर पाए या ना कर पाए, वो जैसे रहना चाहे वह रह लेती थी। तो यह फायदा था मायका थोड़ा मजबूत होने का, और यह फायदा होता है। ठीक है, और यह भी था कि जब कोई ऐसा निर्णय कुछ करना पड़ता था किसी मामले में, तो लेखिका की माँ से जरूर पूछा जाता था, और साथ ही अगर वह सलाह उन्हें अच्छी लगती थी या ना भी अच्छी लगी, वह उन्हें मान लेते थे, ताकि उनका मायका पक्ष इस कारण खुश रहे। ठीक है, चल आगे लाउड पढ़ोगी ना? मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पति जी भी, पिताजी हाँ, गलती से ही हुआ है, आई नो दिस। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसे नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमें हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घबरा कर नहीं संभाल पाती थी, घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी रुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी का चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दृष्टि के नाम क्यों न हो। तो उनकी दादी से यह कहते हुए उन्होंने सुना था, हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मतलब कि वो अपने घर हाथी ले आई थी, जिसका चारा पानी उनके पास नहीं था, और वे लोग खुद अपने घर का कामकाज कर रही थी बैलों की तरह। ठीक है, हाथी से क्या खेत जुतवाया जा सकता है?
अगर हाथी को कहा जाए खेत को जोता जाए तो क्या वह जोतेगा? नहीं, बैलों से जितवाया जा सकता है क्योंकि वह यह कार्य करता है। तो यहाँ लेखिका की माँ के बारे में कहा गया है। क्या भूमिका, क्या नाम दिया गया है उन्हें? हाथी की, क्योंकि वह घर के कामकाज के बारे में नहीं जानती हैं। तो अगर वह जब जानती ही नहीं है तो वह करेंगी कैसे? तो जो लोग जानते हैं वह बैल हो गए, वह ही करेंगे। मतलब कि लेखिका की दादी और उनकी जेठानी, जो घर में बाकी सदस्य बच गए, इवन यहाँ तक कि उनके पति भी, लेखिका के पिता, ठीक है। तो वह भी ये सारे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, यह तो हम लोग यहाँ पे ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं। ये कहानी है ना, मृदुला गर्ग जी सुना रही हैं, आप सुनिए। तो यहाँ पे लेखिका की माँ में भारतीय माँ जैसे कोई गुण नहीं थे। भारतीय माँ के क्या क्या गुण होते हैं अगर आपको कहा जाए, पूछा जाए तो? सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखना, उसके लिए भोजन बनाना, परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनाना, घर का ध्यान रखना। अगर माँ की भूमिका देखा जाए तो आप लोग तो ये सब डेली देखते हैं, तो लेखिका को अपनी माँ में ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करती थी और वह जितने भी काम करती थी वह पढ़ाई से संबंधित करती थी, साहित्य पढ़ती रहती थी। कुछ काम जो लेटे लेटे हो सकता था वह वो कर देती थी। लेटे लेटे कौन सा काम हो सकता है? आदेश ही दिया जा सकता है ना, खाया जा सकता है, वो कोई और आपके बदले नहीं करेगा। तो और इस चीज के लिए उनके ससुराल वाले उन्हें मना भी नहीं, मतलब कि कुछ कहते भी नहीं थे कि आप क्यों नहीं करते। इसका कारण मृदुला गर्ग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कारण है। उन्हें एक कारण तो यह लगता था कि उनका चूंकि नाना घर काफ़ी मजबूत है इस वजह से, और दो कारण उन्हें और लगता था कि वह झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं किया करती थी, मतलब कि कानाफूसी, इसकी बातें उससे, उसकी बातें इससे नहीं किया करती। तो चूंकि वो जो भी बोलती थी सच बोल देती थी, इस वजह से बड़े घर के जो लोग थे वह उनका आदर करते थे और दूसरे की वजह से लोग अपनी बातें उनसे आकर कहते थे। वे लोगों की दोस्त, अच्छी मित्र बन जाती थी, क्योंकि वह इधर की बात उधर नहीं किया करती थी, तो सब अपनी मन की बात उनसे कहते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कहानी को समझने में? नहीं, आगे बढ़े, पढ़ोगी? और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमार से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक के किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी भी रही होती तो गनीमत रहती, पर दादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरे दान कर देंगी। जैन
नानी थी, दादी थी, अब तीसरी एक और थी, वह थी परदादी, मतलब दादी की सासू माँ, ठीक है। और वह घर के सदस्यों से अलग हटकर चलती थी हमेशा। रूढ़िवादी विचारधारा क्या बताएगी कि अगर कोई संतान चाह रहा है तो क्या चाहेगा पहला संतान? रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं कि बेटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर दादी जो है वो झुंड से हटकर थी, तो वो क्या चाहिए? पोती। तो ऐसा नहीं था कि उनके खानदान में पोतियां या लड़कियां नहीं थी, लेकिन चूंकि लीक से हटकर सोचना है तो मुझे पोता नहीं पोती चाहिए। और यह बात जाकर उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी। और इस किताब के माध्यम से इस कहानी में जो दिख रहा है उसमें यह बताया गया है कि दादी माँ जो परदादी जी जो मांगती थी भगवान उनको दे देते थे। उनका बेतार का तार जुड़ा हुआ था, हाँ, और इधर वो घंटी बजाती थी, भगवान तथास्तु बोलते थे, मतलब कि आरजू पूरी हो जाती थी। अब देखते हैं हम लोग यह आरजू पूरी होती है या नहीं, आगे की कहानी में पता चलेगा। कोई और पढ़ेंगे वॉइस में? हाँ, छुपो नहीं, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, पढ़ोगी? फिर से पढ़ो तुम, स्टार्टिंग से। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुनकर, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन जगह बदल लेंगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखी हो और तरीके से छानी हो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़ा होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा। बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी
पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो भगवान भी पर दादी जी की सुन रहा था, और जो लीक से हटकर उन्होंने मांगा था, इसलिए भगवान भी हड़बड़ा से गए थे और उन्होंने एक के बजाय 5 पोतियाँ उनके एक के बाद एक 5 पोतियाँ उनके जीवन में, उनके घर में भेज दिया। और जनते वो एग्जाम चल रहा है ना, उसके लिए, आप लोगों के लिए नहीं। तो माँ जी किसी से भी कुछ भी करवा सकती हैं, यह बताना चाह रही हैं लेखिका। पर दादी जो है लेखिका की, वह किसी से भी कुछ भी करवा सकती हैं। इसी चक्कर में एक कहानी इन्होंने मृदुला गर्ग जी ने प्रस्तुत किया है, एक कहानी और उसी कहानी में कि एक बार घर में शादी हो रही थी, और शादी में जब बारात चली जाती है तो बाकी औरतें जो बसती हैं वो रात जगा करती हैं, रात में जागरण करती हैं, ठीक है, नाचती गाती हैं, गीत गाती हैं वगैरह, और एक दूसरे का से मजाक वजाक करती हैं, मतलब रात में जागरण करती हैं। तो वही हो रहा था, सभी चूंकि शोर अधिक हो रहा था, तो परदादी जी ने क्या किया, अपना कमरा बदल लिया और सो गई वो। और चोर उसी दिन कमरे में घुसा, और वह उसी कमरे में घुसा जहाँ पर दादी जी सो रही थी। चोर की किस्मत खराब थी, और बूढ़े व्यक्ति की नींद जो होती है काफ़ी मतलब पतली होती है, बहुत जल्दी वे उठ जाते हैं आहट से। तो जैसे ही चोर अंदर दाखिल हुआ तो वह जग गई, और उन्होंने पूछा कौन, तो चोर ने भी कह दिया जी मैं, जबकि वह बिना बोले भी रह सकता था, लेकिन उन्हें लगा कि दादी समझ गई हैं कोई है कमरे में, तो इस वजह से उसने हाँ जी मैं कह दिया। तो परदादी जी ने उन्हें पानी पिलाने का आदेश दे दिया कि पानी पिलाओ, और पास में लोटा रखा हुआ था, लोटे में पानी नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि कमर कसकर बांध रखियो, मतलब कि लोटे के ऊपर जो बांधा जाता है कपड़ा, उसकी कमर उन्होंने कही कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। तो यहाँ पे चोर को लगा कि उसने जो मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा है, हाँ उसके बारे में बात की जा रही है, और हाँ मुंह पर कपड़ा बांध रखा है और कमर में जो भांग बांध के रखी है वह उन्हें दिख गया है, ठीक है, चोर को ऐसा लगा। इस वजह से वह खुद सामने से और उत्तर देना उसने शुरू किया। उसने कहा, तो परदादी जी ने कहा जल्दी करो पानी पिलाओ मुझे। तो चोर ने कहा कि पर मैं तो चोर हूँ, मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं। तो उन्होंने कहा तो होगा चोर, पहले पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए ना। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मेरा धर्म खत्म मत करना, भ्रष्ट मत कर देना मेरा धर्म। उसके लिए लोटे के मुंह पर से कपड़ा को हटाना नहीं, पहले से कपड़ा बंधा हुआ था, ठीक है, और हाथ को अच्छे से साफ कर लेना और पानी को कपड़े से छान कर ही लाना। यहाँ तक उन्होंने चोर को भी आदेश दे दिया। देखो परदादी जी का कमाल, हाँ, चोर से भी काम करवा रही हैं। चोर को भी आश्चर्य हुआ कि आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, अगर हाथ साफ कर लोगे अच्छे से पी लेंगे पानी। और चूंकि बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो इस वजह से तुम ही पानी ला दो, मैं पी लूँगी। अब आगे पढ़ो तुम। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अब कब काया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा।
सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उनकी बुढ़ियों के बीच सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो जैसे ही वो पानी लेने कुएं पर गया, पानी लेकर आ रहा था, तो चौकी पहरेदार ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह फिर भी जो है पानी लेकर पहुंच गया, परदादी जी के पास पहुंच गया। उस लोटे से परदादी ने पहले पानी पी लिया, फिर चोर को पिलाया। अब बोले कि एक लोटे से चूंकि हम दोनों ने पानी पी लिया, तो अब हम लोग माँ बेटे के जैसे हो गए, तो अब तुम चाहो तो चोरी कर लो या फिर हमारे घर में रहकर खेती करो। तो बेचारा चोर को कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा होगा? अब चूंकि पकड़ा जा चुका है, खेती करना, तो वह खेती करने लगा और सालों साल करता रहा, और इतने दिन तक करता रहा कि मृदुला गर्ग जी को भी वह अभी तक उनको दिखाई दे रहा था उनके घर में, ठीक है, जबकि वह बड़ी हो गई थी। तो खानदानी विरासत में उनको दो चीज़ें मिली हुई थी। एक तो लड़की होने पर भी उनमें कोई हीन भावना नहीं थी, ठीक है, और दूसरी बात थी कि देश की आज़ादी के लिए वह हमेशा रोमांचित रहती थी, ठीक है, कि भारत कब आज़ाद होगा, इसकी भावना उनके मन में हमेशा रहती थी। ये आज़ादी से पहले की कहानी है। आगे कौन पढ़े थे फिर? पढ़ो। बाकी लोगों को पढ़ना नहीं आता। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदसूरत रोती कलपती रही। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्यों कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारम जो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठ अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गटमट हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा।
जैसे जादू का कालीन और मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व गढ़ गुलाब उपन्यास के कई अंश। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो लेखिका भी चाह रही थी, मृदुला गर्ग जी भी चाह रही थी कि वह आज़ादी मनाने इंडिया गेट पर जाएं और लोगों के साथ वह भी शामिल हो, लेकिन उसी समय वह बीमार पड़ गई, उन्हें टाइफाइड हो गया था। उस समय वह काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। ठीक है, अभी चूँकि यह नॉर्मल बीमारी मानी जाती है, पहले यह बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। अभी हम लोग कोविड को मान रहे हैं खतरनाक बीमारी, कुछ समय बाद यह भी नॉर्मल जैसे कि टाइफाइड वगैरह साधारण सर्दी खांसी है वैसी हो जाएगी जब इसका हमें मेडिसिन मिल जाएगा। क्योंकि अभी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से यह हमारे लिए क्या है, गंभीर रोग है। तो टाइफाइड के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाने से मना कर दिया और चूँकि वह 9 वर्ष की थी तो इतनी छोटी भी नहीं थी कि वह कुछ देख के कुछ बहला दिया जाए तो वह मान जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर की बातों को वह समझ पाती। ठीक है, तो वह बस जिद किए जा रहे थे। तो उनके पिता ने एक उपन्यास, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनके पिता ने एक उपन्यास ब्रदर्स कामरोब कारामजोब ब्रदर्स कारामजोब का एक उपन्यास उन्हें दे दिया कि तुम इसे पढ़ो। उस उपन्यास को देने का क्या उद्देश्य था यह लेखिका नहीं समझ पाई कि वह कितना उस पाठ को समझेंगी, लेकिन उसका जो एक अध्याय था जिसमें बच्चों के प्रति अत्याचार, क्या अत्याचार होते हैं या अनाचार होते हैं उनके बारे में था पहला अध्याय, तो वह उनके समझ में आ गया। बाकी अध्याय आपस में खिचड़ी बन गई। ठीक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया बाकी अध्याय उनका। ठीक है, और भी कई किताब उन्होंने पढ़ा, जैसे कि जादू की कालीन, मेरा नाटक, नहीं, 3 किलो की छोरी और कठगुलाम। ये उपन्यास उन्होंने पढ़ा, उससे प्रभावित हुई वह, और उनसे प्रभावित होकर इन्हें भी उपन्यास लिखने का शौक जागा। ठीक है, इसके आगे और कोई नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ो बेटा, बट लाउड।